जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 26। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है वॉइड एग्रीमेंट्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो पहले आपने पढ़े हुए हैं, सारे नहीं, कुछ एग्जांपल्स हैं। हम एग्जांपल स्टडी करने जा रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट्स की एग्जांपल। इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा था वो किस चीज से रिलेट कर रहा था? फ्री कंसेंट से, फ्री कंसेंट से रिलेट कर रहा था। और जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है वो किससे रिलेट कर रहा है? वॉइड एग्रीमेंट से। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स की तरफ चल। आज के लेक्चर में हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन या डिस्कशन नहीं है, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और आपकी होम असाइनमेंट में अब क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज भी शामिल है। आप एमसीक्यूज भी नोट कर लें, अगर नहीं लिखा तो ऐड कर लें। अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो प्लान तो यही है कि हो जाएगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो फिर शायद ना हो सके। उस सूरत में फिर एमसीक्यूज ना कीजिएगा, वो फिर कल करेंगे। अगर आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपने क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। कोई हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, शाबाश जी। एरोनेस ओपिनियन का मतलब है कि गलत राय या गलत फैसला। जैसे राय किस बारे में? असल में सिर्फ एरोनेस ओपिनियन लीगल कंसेप्ट नहीं है, ये तो आम अल्फाज है। कंसेप्ट है एरोनेस ओपिनियन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट। प्राइस की बात कर रहा है कि अगर फर्ज कीजिए हम किसी चीज को देख के ये सोचते हैं कि लग रहा है ये चीज लाख रुपए वाली है, असल में वो चीज 10,000 वाली हो। ठीक है, हमने देखा मोबाइल, हमने कहा ये मोबाइल तो बज़ाहिर दिखने में लग रहा है 60,000 वाला है, असल में वो 6,000 वाला है, और हम उसे 20,000 में खरीद लेते हैं। बाद में पता चला ये 60,000 वाला नहीं है। क्या हम वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे ने तो हमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी। उस बंदे ने तो हमें कोई गलत, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, ये तो हमारी अपनी गलती है। तो हम इसे मिस्टेक की बेस के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। वो कहता है जो एरोनेस ओपिनियन है इसको तो हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझते ही नहीं है, इसको हम मिस्टेक लीगली मिस्टेक नहीं समझते, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? कल जो असाइनमेंट दी थी उसका क्वेश्चन में, असाइनमेंट कल डिस्कस कर लेंगे। कल असाइनमेंट दी गई थी आपको कोई? देखिए मैंने आपसे ये कहा था, आपने कितना याद करना है। मेहरबानी। और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए आपको, और यूनिलैटरल बाइलैटरल का इफेक्ट क्या है ये याद होना चाहिए। और की क्वेश्चन? चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे कुछ एग्रीमेंट होते हैं वैलिड, जो दोनों में से कोई भी पार्टी इन्फोर्स कर सकती है। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं वॉइडेबल, जो सिर्फ एग्रीड पार्टी इन्फोर्स कर सकती है। और कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉइड होते हैं, कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती। ये वॉइड एक कंप्रीहेंसिव टर्म है, जनरल टर्म है। इस वाइड एग्रीमेंट के अंदर, इस वाइड एग्रीमेंट की एग्जांपल में बहुत से टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आते हैं। इस वाइड एग्रीमेंट की एग्जांपल में बहुत से टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आते हैं जो कि लीगली इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते। हम वन बाय वन इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, वाइड एग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल को। आज हम सिर्फ एक चीज समझ लीजिए करने जा रहे हैं, सिर्फ एक चीज। क्या?
वॉइड एग्रीमेंट्स की एग्जाम्पल को समझने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं? वॉइड ऐसे एग्रीमेंट जिनका लीगली कोई स्टेटस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, उनको पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को हम सरसरी डिस्कस कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो डिपेंड करता है हमारे सिलेबस में कैसे शामिल है। जो कंसेप्ट हमारे सिलेबस में डिटेल में शामिल है उस एग्जाम्पल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो कंसेप्ट हमारे सिलेबस में सरसरी तौर पे शामिल है उसको हम सरसरी तौर पे ही डिस्कस करें। ये बात समझ आ रही है? आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वाइड एग्रीमेंट्स की एग्जाम्पल्स। वाइड एग्रीमेंट का कंसेप्ट तो पता है ना? ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्स करवाया ही नहीं जा सकता, कोई भी पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। मेरे भाई इधर आ जाए, प्यारे भाई इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए आप दोनों। कोई भी पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ये है वाइड एग्रीमेंट्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहली एग्जाम्पल अनसर्टन एग्रीमेंट्स। अनसर्टन एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें सर्टेनिटी नहीं है। ये तो हम पहले स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि जब अनसर्टेनिटी होगी तो एग्रीमेंट नहीं होगा। याद है आपको एग्जाम्पल? अच्छा, अनसर्टेनिटी क्या थी? क्या वो अनसर्टेनिटी थी जिसमें प्राइस का जिक्र ही कोई नहीं था, या वो एग्रीमेंट अनसर्टेनिटी वाला था जिसमें दो प्राइसेस थे? दो प्राइसेस थे, वो अनसर्टेन। शाबाश। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल के ब्लैक और व्हाइट दोनों में से कौन सी गाड़ी सेल हो, ये अनसर्टेनिटी। तो जब कोई एग्रीमेंट अनसर्टन हो तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। जैसे दो गाड़ियां हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट, मेंशन नहीं किया कौन सी टाइप, तो लॉ कहता है मैं इसको ना ब्लैक के लिए इन्फोर्स करवाऊंगा ना व्हाइट के लिए, बल्कि ये एग्रीमेंट ही वाइड है। क्लियर होगी ये बात? इसके बाद आगे दूसरी एग्जाम्पल, इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट। अच्छा, एक इलीगल के साथ आप अगर एक लफ्ज ऐड कर ले तो ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो लफ्ज है क्रिमिनल। एक तो है इलीगल। इलीगल के साथ ब्रैकेट में समझने के लिए एक और वर्ड ऐड कर ले। वो कौन सा वर्ड है? क्रिमिनल। यानी एग्रीमेंट टू डू क्रिमिनल थिंग्स। क्रिमिनल थिंग। तो मुझे बताइए, अगर दो क्रिमिनल आपस में एग्रीमेंट कर लें कि मिलजुल के चोरी करेंगे, मिलजुल के लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और जो भी कमाएंगे आधा आधा शेयर करेंगे, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट की समझ आ गई? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो तो वाइड एग्रीमेंट होता है। जो इन्फोर्सेबल वो तो वाइड एग्रीमेंट। इलीगल कौन सा है? जो कि कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए किया जाए। ये इसको मैंने अभी थोड़ी देर में डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इलीगल को। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ये भी पहले पढ़ा हुआ हमने शुरू में चैप्टर 2 में। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग। उड़ के दिखाओ एग्रीमेंट इम्पॉसिबल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एग्रीमेंट टू मैरी ये वैलिड है कि वॉइड? ये वैलिड है। वैलिड है। माइनर अगर ये एग्रीमेंट करे फिर वॉइड है, वरना ये एग्रीमेंट वैलिड है। अच्छा, आगे सुने, आगे चल। एक पर्सन है दूसरे पर्सन से, अच्छा, एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड, और एग्रीमेंट नॉट टू मैरी ये वाइड। क्योंकि लॉ ये कहता है कि जो बेसिक राइट्स है ना किसी के, आप उनसे थ्रू एग्रीमेंट किसी को महरूम नहीं कर सकते। अगर ये भाईजान मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी सर मैं अगले 3 दिन खाना नहीं खाऊंगा, तो ये एग्रीमेंट इनके बेसिक राइट्स की वायलेशन है। ये बिल्कुल खाना खा सकते हैं, ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट नॉट टू मैरी माइनर के केस में वैलिड है, क्योंकि माइनर वैसे ही लॉ कहता है माइनर का एग्रीमेंट वैलिड नहीं, माइनर तो इनकम्प्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट
इम्पॉसिबल, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स, वैलिड या वॉइड? वॉइड। एग्जाम्पल समझ आ गए? तीनों एग्जाम्पल। इसमें ये एग्जाम्पल मैंने भी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करा। फिर एग्रीमेंट विद इनकम्पिटेंट पर्सन, एग्रीमेंट विद, क्या ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़, याद है? इनकम्पिटेंट पर्सन की 3 एग्जाम्पल्स थी, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीनों एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं। चलते लेक्चर में टांग नहीं अड़ाने का, चलते लेक्चर में टांग नहीं अड़ाने का, नहीं। जब रुक जाऊंगा किसी कंसेप्ट चेक पॉइंट पे लगाऊंगा, फिर जो बोंगी मारनी होगी उस वक्त मार दूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे पता था, मैंने नहीं रुकना था। अभी फिर आप आ गए, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है? तो एग्रीमेंट, मुझे बताइए, एग्रीमेंट विद इनकम्पिटेंट पर्सन क्या हमने पढ़ा हुआ? ये बिल्कुल, हमने 3 टाइप्स ऑफ इनकम्पिटेंट पर्सन। इन 3 के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, बाकियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ये 3 कौन से थे? माइनर, फिर से बताए, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड वाला। इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, इसको भी टिक कर दिया। फिर एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये भी क्या हमने पढ़ा हुआ है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन एक्सेप्शन बताएगा? जरा हाथ उठाए। शाबाश शाबाश, अब नहीं है, पहले उनके बार। जी भाई, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, लेकिन कुछ केसेस में वैलिड है। जरा सुनिए, भाई बता रहे हैं हमें। कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड। अच्छा, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट या एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इन दोनों में से किसी एक एग्रीमेंट की कंडीशन बता दें। पहले एग्रीमेंट बताए कौन सा, फिर कंडीशन। ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कंडीशन बताएं जी साहब। नियर रिलेशन हो, रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, हाँ, ये एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन क्या पढ़ चुके हैं हम? जी सर। दोबारा पढ़ने की जरूरत है? इसमें भी टिक कर देते, ये भी टिक हो गया। फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ, यानी थ्रू एग्रीमेंट आप किसी को, उसके जनरल रूल बताया ना आपको, उसके बेसिक राइट्स, लीगल राइट्स से आप थ्रू एग्रीमेंट उसको नहीं रोक सकते। ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ पेरेंटल राइट्स, के अपने बच्चों से मिलना हर वालदैन का हक है। थ्रू एग्रीमेंट आप किसी भी वालदैन को रोक नहीं सकते। अगर एग्रीमेंट किया भी हो कि मैं आपका बच्चा, इस सूरत में हम गोद में लेते हैं कि आप कभी आइंदा उसको मिलेंगे नहीं, उसको नहीं बताएंगे कि इसके असल माँ बाप आप है। एग्रीमेंट कर भी लिया जाए, क्या इसके बाद भी असल माँ बाप मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, उनका लीगल राइट है। ठीक है, उसी तरह लॉ कहता है मैरिज भी हर पर्सन का लीगल राइट है। आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को मना नहीं कर सकते हैं। बाप ने कहा बेटे से कि एग्रीमेंट करो, जब तक तुम सीए पास नहीं करोगे, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनोगे, शादी नहीं करोगे। एग्रीमेंट वर्ड है, लेकिन याद रखे ये एग्रीमेंट, अब भाई लीगल पॉइंट सुन ले पूरा। ये एग्रीमेंट 18 साल के बाद वाइड है। 18 साल से पहले एग्रीमेंट वैलिड है। वैलिड एक्सेप्शन, माइनर को रोका जा सकता है, माइनर, मेजर को नहीं। थ्रू एग्रीमेंट, ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वाइड है। आगे क्या लिखा है? यानी माइनर को रोका। प्यारे भाई, थोड़ी सी तवज्जो इधर, मेरे भाई इधर, आपका भाई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। भाईजान, आप भी इस वारदात में शामिल थे।
अच्छा, आज मैंने नियत कर लिया, ये अब सारा कंप्लीट करके जाना है, चाहे 2 बज जाए। आपने पिछले दफा मेरे साथ ऐसे किया था, आज नहीं होने दूंगा। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज भी वाइड है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड भी। लॉ क्या कहता है? पाकिस्तान के हर शहरी को हक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके लीगल बिजनेस कर सकता है। आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को रोक नहीं सकते ट्रेड करने से। फर्ज कीजिए मैं इनसे कहता हूं, ए भाईजान वादा कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कोई भी काम कर लेना, मैं टीचिंग ना करना। कैफ 4 के बच्चे बड़ा तंग करते हैं, टीचिंग ना करना। ये एग्रीमेंट कर भी लेते हैं मेरे साथ, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ये क्या है? एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड। अच्छा, इसी एग्रीमेंट को थोड़ा सा चेंज करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब आपने बताना है वैलिड है कि नहीं। मैं इनसे ये कहता हूं कि मेरे साथ एग्रीमेंट करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जिधर मर्जी काम करें, जिधर मर्जी जॉब करें, लाहौर में ना कीजिएगा बस। टीचिंग करनी है वो भी कर ले, लाहौर में ना कीजिएगा। क्या ये भी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है? यस, ये भी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है, ये भी वाइड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज की एक्सेप्शन थी, जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की एक्सेप्शन थी, उसी तरह एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की भी एक्सेप्शंस हैं जो हमने स्टडी करनी है। अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, तो इस कंसेप्ट को भी हमने डिटेल में पढ़ना है अभी। जैसे हाँ, स्टार लगा दे, ये 2 कंसेप्ट। एग्रीमेंट इन इलीगल एग्रीमेंट को स्टडी करना है हमने, फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेन करने का मतलब समझते हैं ना, रोकना। फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी को अब देखें, कानून की मदद हासिल करना भी हर शहरी का बुनियादी हक है। कानून की मदद हासिल करना भी हर शहरी का आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को इस राइट से महरूम नहीं कर। फर्ज कीजिए मैंने भाईजान के साथ एग्रीमेंट किया और कहा कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट कीजिए चीजों की सेल परचेज का, लेकिन एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी ने तो दूसरी पार्टी कानूनी चाराजोई नहीं कर सकती, कानूनी चाराजोई नहीं कर सकती। तो लॉ क्या कहता है कि ये वॉइड है क्योंकि बुनियादी हक है। आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। यहां पे एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। एक एग्रीमेंट में, मेरा भाई इधर आ जा, आगे आ जा, थोड़ा आगे आ जा, आप इधर पीछे आ जाए। एक एग्रीमेंट में बहुत सी क्लासेस होती है। आप अगर कोई एग्रीमेंट पढ़े ना, उसमें बहुत सी क्लासेस होती हैं। कुछ क्लासेस लीगल होंगी, कुछ क्लासेस वाइड होंगी, समझ रहे हैं? ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर उसमें कोई एक क्लास ऐसी है जो इलीगल, जो वाइड है, जैसे एग्रीमेंट हो गया सेल परचेज का, उसके नीचे लिख दिया अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किसी पार्टी के पास हक नहीं होगा कि वो कोर्ट में जाए, किसी दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे। अब ये क्लास लॉ के खिलाफ है, लेकिन जो बाकी का एग्रीमेंट है वो ठीक है, लॉ के मुताबिक है। बताइए, एक क्लास के गलत होने की वजह से लॉ क्या कहेगा? जब ये एग्रीमेंट किसी जज के सामने आएगा, वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्रॉस कर देगा कि सिर्फ इस वाली क्लास के ऊपर लाइन फेरेगा, यानी सिर्फ ये लाइन चूंकि लॉ के अगेंस्ट, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। रिमेनिंग एग्रीमेंट, ये वाला क्लास का एग्रीमेंट जो है ना, इस चीज का एग्रीमेंट, ये इस चीज का एग्रीमेंट वाइड होगा।
जो रिमेनिंग एग्रीमेंट है वो वैलिड रहेगा। क्लियर हुई है बात? तो ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में कंसेप्ट क्या है? कानून की मदद हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को इस राइट से महरूम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? बोल ले भाई, बोल ले। अभी ये मना किया था मुझे कंप्लीट करने देना। आप जब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है नहीं तो फिर एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं सर। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, नहीं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, वो हमने पढ़ा था। सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। सर उसमें क्लॉज सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। वो जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ना, वो कंसेप्ट चाहे जाके दोबारा पढ़ लें, उसमें उसने ये तो लिखा हुआ है कि सोशल एग्रीमेंट्स में हो सकता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन अगर थ्रू एग्रीमेंट एग्री कर लिया जाए तो उनमें भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो सकती है। यानी सोशल एग्रीमेंट्स में बात दो हिस्सों में की गई कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम अज्यूम करते हैं सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमने इस तरह की कोई बात नहीं की। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट, वेजिंग एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी हमने डिटेल में स्टडी करना है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट है? जुए वाले, बिल्कुल। ये भी एक क्रिमिनल एक्ट होता है। ये इलीगल एग्रीमेंट की ही एक टाइप है। इलीगल, ये भी इलीगल एक्टिविटी है ना, इसकी सजा भी होती है। तो ये हमने लिस्ट पढ़ी वॉइड एग्रीमेंट्स की। इनमें से 4 एग्जाम्पल्स को मैंने स्टाइरिक मार्क किया है। इन 4 एग्जाम्पल्स को हमने फर्दर डिटेल में सीखना है। बाकी की एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ली, वो हमारे सिलेबस में इतनी ही थी। एक दफा फिर से सारी एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो अब पूछ लीजिए आगे चलने से पहले। पहले 1 मिनट में एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। भाई पढ़ के इनको तो पढ़ने दे यार, मैं जवाब दूंगा, सारे पढ़ने के बजाय मुझे सुनना शुरू कर देंगे कुछ। यार मेरा भाई सिस्टमैटिकली चलते हैं प्यारे भाई। कैसे चलते हैं? सिस्टमैटिकली। तो मेरा भाई 1 मिनट के बाद पूछेगा, ठीक है? पक्का? इंशाल्लाह। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। प्लीज 1 मिनट के बाद। जी रीडिंग कर लिया आपने? अब पूछिए। अब 100 क्वेश्चन दिया ना, तो एक एक करके पूछ ले भाई, आपको आंसर दे के आगे जाएगा इंशाल्लाह। कोलैटरल एग्रीमेंट में पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाना, अभी तो सिर्फ एग्जांपल पढ़ाई है। और की क्वेश्चन? जी मेरे भाई। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज टू स्पेसिफाइड पर्सन। हाँ जी, नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा सर अगर ये एग्रीमेंट सुन लीजिए, फर्ज कीजिए कि बाप ने बेटे से कहा भाई
भाई नहीं बेटा, दुनिया में किसी से भी शादी कर लो, खाला की बेटी से नहीं करना, ठीक है? यही बताना चाहते थे मुझे, अल्लाह की बेटी। क्या ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज है? यस है, यस है। आप किसी जनरली भी मना नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली भी मना नहीं कर सकते। पर्सन का राइट है कि वो जो भी कानून के मुताबिक इजाजत है उस पर्सन से शादी कर कानून के मुताबिक। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अगर बीवी शोहर के साथ एग्रीमेंट करे तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। मर्जी है भाईजान आपकी, मर्जी के कंसेप्ट को जितना मर्जी खींच। अच्छा, अब इसमें भाईजान ने ऐसी चीज को डिस्कस किया, सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि सवाल पूछा है तो उस्ताद का फर्ज होता है जवाब। बीवी ने शोहर से एग्रीमेंट कर लिया कि शोहर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में है, ये डिपेंड करता है किस रिलीजन। पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये मुस्लिम्स के ऊपर डिफरेंट वे में अप्लाई होता है और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर डिफरेंट वे में, ठीक है? अगर तो वो हस्बैंड एंड वाइफ मुस्लिम है तो ये चूंकि इसकी इजाज़त मज़हब में है, ये एग्रीमेंट वाइड होगा। लेकिन कुछ मज़हब ऐसे होते हैं जो कि दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देते, उस सिचुएशन में एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय लॉ प्रोहिबिटेड है, ठीक है जी? इसके अलावा भी बहुत से कंसेप्ट है भाईजान, मैरिज से आगे। अच्छा, अल्लाह जानता है, ये आइडिया में एग्जाम्पल लाना दियो, मैं कभी ना इसको डिस्कस करता, क्योंकि हमेशा ऐसे होता, आइंदा भी ऐसे होता आएगा। सारे कंसेप्ट को छोड़ के इस कंसेप्ट को फोकस कर रहे होंगे। और फिर कहते हैं सर आई कैप केस स्टडी बड़ी मुश्किल देता है। हमने जो तैयारी उस अपनी मर्जी की केस स्टडी की करेंगे और फिर इल्जाम आई कैप पे देंगे सर मुश्किल देता है। और जो केस स्टडी देता है एग्रीमेंट स्टेट, अच्छा निशान इस पे भी निशान लगाया 3, इस पे भी सब छोड़ दिया। मर्जी है भाई, आगे आपकी बताना मेरा फर्ज था, क्या है आगे आपकी मर्जी। और क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्शन जी। एक्सेप्शन ऑफ माइनर समझ नहीं आया, माइनर शादी नहीं कर सकता, समझ आ गया? ला क्या कहता है? हाँ ये है, ये एक्सेप्शन। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, शाबाश शाबाश, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड अवेलेबल। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, नॉर्मली अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना तो ये वॉइड है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या? आप थ्रू एग्रीमेंट किसी पर्सन को कोई काम करने से रोक सकते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन का मतलब क्या है? आप रोक सकते हैं, आप थ्रू एग्रीमेंट किसी पर्सन को कोई स्पेसिफिक काम करने से रोक। भाई ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें हम किसी पर्सन को कोई काम करने से रोक सकते हैं? ये एग्जाम्पल सुन लें, ये और भी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं सिर्फ अपने सिलेबस की हद तक रहूंगा। आपको शायद आपके नॉलेज के लिए आपको तो बाज़ औक़ात आप ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टीवी पे ऐड देखते होंगे, वो डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेस, वो जो नाच गाने वाले वो आ जाते हैं उधर, और वो कोई चीज़ कोई भी हो, उन्होंने अपना काम वही उसी तरीके से बेचनी है चीज़। उनका बाज़ औक़ात उस जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, जैसे कोई परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है, उसने कोई ऐड दिया, तो जो एक्टर वहां पे आएगा और आपको बताएगा कि ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, इसको एग्रीमेंट होता है कि वो किसी दूसरी सिमिलर कंपनी की ऐड में काम नहीं करेगा। किसी दूसरी सिमिलर कंपनी, ये ना हो कि मॉर्निंग में वो किसी और साबुन की ऐड दे रहा हो और इवनिंग में किसी और साबुन की ऐड में आ रहा हो। ऐसे आप कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एग्रीमेंट किया होता है उन्होंने कि अगले 5 साल या 10 साल जब तक ये ऐड चलेगा वो किसी दूसरी कंपनी, सिमिलर कंपनी के ऐड का। ये एक तरह से एग्जांपल है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, कि इसमें किसी को रोका जा रहा है कि आपने कोई खास काम नहीं करना। इसी तरह कोई और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं।
हमारे सिलेबस में एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की, वन बाय वन हम उनको स्टडी कर रहे हैं। पहली एग्जांपल, सेल ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल से करते हैं, अच्छा एग्जांपल जरा सुनिएगा और ये ध्यान से एग्जांपल सुनिएगा, केस स्टडी में आपको पता नहीं चलना, फिर ध्यान से ना सुनिए कि कौन सा केस था। ये भाईजान और मेरी दुकान एक ही मार्केट में है और उस मार्केट में इनकी दुकान तो बेतहाशा चलती है, मेरी दुकान पे कस्टमर कोई कोई आता है। अब पहला केस, मैं इनको पैसे दे के ये कहता हूं कि आप इस जगह पे बिजनेस ना करें। क्या किया? पैसे दिए और कहा कि आप इस जगह पे बिजनेस ना करें, किसी दूसरी जगह चले जाएं। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है, वॉइड है, वॉइड है। ठीक है जी, फिर से सुन लीजिए। अच्छा, ये भाईजान की दुकान का नाम क्या है? अब्दुल्ला स्वीट हाउस है, अब्दुल्ला स्वीट हाउस, कोई भी। मैंने इन भाईजान को मैंने कहा भाई मेरी मिठाई की दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता, आपकी मिठाई की दुकान पे ग्राहक की लाइन लगी होती है, आप ऐसा कीजिए, ये पैसे लीजिए और अब्दुल्ला स्वीट हाउस को आइंदा इस मार्केट में आपने नहीं, कोई दुकान नहीं खोलनी, आपने इस मार्केट में काम नहीं। ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है, वॉइड है। अब एक और एग्जांपल सुनिए, एक और एग्जांपल सुनिए। वो एग्जांपल क्या है कि इन भाईजान के साथ मैंने एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? कि आपकी दुकान ही मैं खरीदता हूं, आपका बिजनेस की गुडविल जो है, ये देखें बिजनेस की गुडविल नाम से होती है ना, अब्दुल्ला स्वीट हाउस मैं खरीदता हूं, मैं खरीदता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप आइंदा से, पहली शर्त, आइंदा से इस नाम से कोई बिजनेस नहीं करेंगे, सॉरी इस नाम से मिठाई की दुकान स्टार्ट, बल्कि और भी किसी नाम से मिठाई की दुकान स्टार्ट नहीं करेंगे। इस क्योंकि सुन लें, पहले सुन लें, क्योंकि मैं आपके बिजनेस को सिर्फ इस वजह से खरीद रहा हूं क्योंकि मेरी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता। तो अगर मैंने आपसे ये बिजनेस खरीद लिया और आपने उसके अगले ही दिन इन्हीं पैसों से 7 नई दुकान स्टार्ट कर ली, ठीक है, और अभी अब्दुल्ला, बाद में अब्दुल रहमान स्वीट हाउस, उस नाम से नहीं, तो मेरा तो बिजनेस खरीदने का मकसद खत्म हो जाएगा। तो पहली शर्त, मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, शर्त क्या है कि आपने इस एरिया में स्वीट्स का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। हाँ, इस एरिया से बाहर, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट से बाहर बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी और शहर में जाके मिठाई का बिजनेस शुरू करना है, कर सकते हैं। लाहौर के अंदर ही मिठाई के अलावा कोई और बिजनेस करना है, कर सकते हैं। लेकिन लाहौर की ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर आपने मिठाई का बिजनेस नहीं करना जब तक हमारी दुकान चल रही है। हमें बताइए, आपको ये एग्रीमेंट फेयर लग रहा है कि नहीं? फेयर लग, बिल्कुल। लॉ कहता है ऐसी सिचुएशन में आप किसी को ट्रेड करने से रोक सकते हैं, किसी को ट्रेड। ये है एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड की पहले। ये क्या है? सेल ऑफ बिजनेस, ऐसे कहते हैं सेल ऑफ गुडविल। आपको पता है गुडविल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है ना आपने, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आप सिर्फ पैसे दे के किसी को मना कर देना कि बिजनेस, वो वाइड एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप उसका बिजनेस खरीद लें और उसे कह दें कि आपने ये बिजनेस अब आइंदा सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं करना, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। जैसे हमारे जमाने, आपको शायद नहीं अंदाजा होगा, ये आइसक्रीम कौन कौन से आजकल कंपनीज बेच रही हैं? वॉल्स और मोर। हमारे जमाने बहुत फेमस हुआ करती थी पोलका आइसक्रीम। पोलका आइसक्रीम बहुत फेमस होती थी। अब फर्ज कीजिए, अब हुआ क्या, एक दूसरी कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया। लेकिन मुझे ये बताइए, जब उन्होंने एक्वायर किया तो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखवाया कि आपने अब सिमिलर नेचर का बिजनेस इस एरिया में, जिस जगह पे पोलका, जिस शहर में सेल हो रही थी, इस जगह पे नहीं करना। क्योंकि अगर वही कंपनी बेचने के बाद दोबारा सिमिलर बिजनेस करना शुरू कर देती तो उनका मकसद तो फोत हो जाता जो खरीद रहे हैं।
उनके तो कस्टमर फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को लॉ प्रोटेक्ट करता है, से कहते हैं सेल ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ गुड। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि आपने उसे क़यामत मना नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफाइड, यानी जब तक आप वो बिजनेस कर रहे हैं तब तक, और उसे पूरे पाकिस्तान में बिजनेस करने से मना नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफिक लिमिट, और उसे हर तरह का बिजनेस करने से मना नहीं करना, सिर्फ सिमिलर नेचर का। तो ये सिमिलर नेचर, भाईजान मैंने पहले भी आप लोगों से दरखास्त की है, मुझे कंसेप्ट कंप्लीट करने दिया करें। दरमियान में जब आप बार बार होके सवाल पूछेंगे कंसेप्ट मुकम्मल नहीं हो सकेगा। हो सकता है आपके सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद आपको मिलने वाला हो। तो क्या आपको समझ आ गई कि सिमिलर नेचर का मतलब क्या है, सिमिलर बिजनेस का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट का मतलब क्या है कि जो भी लिमिट या एरिया बताया गया है, ठीक है, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये सेल ऑफ बिजनेस वाली बात क्लियर हो गई। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे। जी मेरे भाई पूछिए। वो अपने रिलेटिव से ही बिजनेस दोबारा स्टार्ट करा, तो ये देखिए इसकी फिर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या वाकई बैक एंड पे वही पार्टी इन्वॉल्व थी कि नहीं। अगर वही पार्टी इन्वॉल्व थी तो कोर्ट फिर उसको मना करता है। बैक एंड पे इन्वेस्टिगेशन होगी बाकायदा इसकी। अच्छा जी जी मेरे, वो सिमिलर बिजनेस किसी और नाम से ओपन कर सकता है लेकिन उस एरिया में नहीं कर सकता। आप नोट कीजिए, सेल ऑफ गुडविल के केस में, सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस भी से कह सकते हैं, इस केस में किसी पर्सन को बिजनेस करने से रोका जा सकता है। शराइत क्या है, प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन इज फॉर सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस का मतलब क्या है कि जिस बिजनेस की गुडविल सेल हुई है वही बिजनेस करने से रोकेंगे और कोई बिजनेस करने से नहीं रोका जाएगा। दूसरा, फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, यानी वो बिजनेस भी स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में करने से रोका जाएगा। उस लोकल लिमिट से बाहर अगर वही बिजनेस करना चाहे कर सकता है, कर सकता है। जैसे फर्ज कीजिए हम गौरमे से कहें भाईजान हम आपकी गुडविल बढ़ी है और आप अपना सारा बिजनेस गौरमे बेकर्स वाले सारा बिजनेस हमें बेच दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम गौरमे वालों से बिजनेस ले और वो उन्हीं पैसों से तो साथ कोई और बिजनेस स्टार्ट, किसी में बेकरी कोई और स्टार्ट कर ले। तो हम उन्हें कहेंगे कि आपने बिजनेस सेल करना है ना, तो फिर सिमिलर यानी बेकरी वाला बिजनेस नहीं करना, कोई और कर सकते हैं लाहौर में, ठीक है। अच्छा, अगर क्या ये गौरमे बेकर्स सिर्फ पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में? ज्यादातर ब्रांचेस इनकी लाहौर में है, लेकिन लाहौर से बाहर भी हैं शायद। पूरे पाकिस्तान में है? अब पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस? अच्छा, पहले अच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग थी पहले सिर्फ पंजाब में है, केपीके में नहीं है। चले अज्यूम कर लीजिए कि सिर्फ पंजाब में अगर उनका बिजनेस होता तो हम उनको थ्रू एग्रीमेंट रोक सकते हैं बेकरी का बिजनेस करने से, और सिर्फ पंजाब में वो सिंध में जाके बेकरी का बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, पंजाब में भी कोई और बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी हमने उन्हें रोक सकते हैं सिमिलर बिजनेस के लिए और सिमिलर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के लिए जो कि रीजनेबल होंगी। अब ये लोकल लिमिट्स कब रीजनेबल है, ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। जैसे अगर बिजनेस सिर्फ एक सिटी में है, सिर्फ लाहौर में है, तो फिर रीजनेबल लोकल लिमिट्स क्या होंगी, सिर्फ लाहौर। और तब तक रोक सकते हैं जब तक हम बिजनेस कर रहे होंगे, यानी अगर हम बिजनेस को वाइंड अप कर दे, अपना बेकरी वाला सिस्टम जिसने खरीदा था वो वाइंड अप कर दे, तो पुराना ओनर उस वक्त फिर हमारी दुकान बंद होने के बाद दोबारा अपनी दुकान शुरू कर सकता है। 3 चीजें जहन में रखनी है आपने। पहली चीज आपने जहन में रखनी है सिमिलर बिजनेस, दूसरी स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, और तीसरी क्या, टिल द टाइम बायर्स कैरी ऑन बिजनेस। ये 3 ये जी भाई पूछ ले।
नहीं, फिर नहीं, ला ने उसको फिर इजाजत दे दे, भाई यार ऐसे ना करें यार, आप छोटी छोटी बातें करते हैं, यकीन कीजिए टीचर डिस्टर्ब होता है, यकीन कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी आवाज आती है ना, बंदा फोकस टूट जाता है। जैसे घर में अगर आप कभी पढ़ रहे हो ना, तो कभी गली से गुजरते हुए आवाज लगाता है ना कोई, ठक ठक की आवाज आती है कभी, तो आपका फोकस, आप फील करते हैं, फोकस टूट जाता है। हालांकि वो दूर कोई ठक 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 कर रहा होगा, लेकिन एक चीज जब जहन में आ जाए ना, फोकस टूट जाए, तो फिर तवज्जो बार बार उधर ही जाती है। तो आप कोशिश करें लेक्चर के दौरान में आपस में बात ना करें, लेक्चर से पहले या लेक्चर के बाद कर लिया करें। भाईजान इनको अपना फोन नंबर दीजिए, सारी रात बात करें, मुझे अल्लाह जानता है कोई इतराज नहीं है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लास में करेंगे तो मैं डिस्टर्ब, फिर मुझे एतराज होगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये ऐसा कंसेप्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है और पार्टनरशिप एक्ट में भी है। पार्टनरशिप में भी आप सेम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ये दो जगह पे टेस्ट हो सकता है, पार्टनरशिप में भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। कंसेप्ट क्या है? पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके बिजनेस कर, दूसरे पर्सन को बिजनेस करने से रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करें कि जब तक आप पार्टनर है, हम कर रहे हैं क्लॉथ का बिजनेस, तो जब तक हम पार्टनर है, कोई भी पार्टनर क्लॉथ का दूसरा कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो आपके ख्याल में क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सनल बेनिफिट हासिल कर रहा हो। तो पहला कंसेप्ट क्या हमारा पार्टनरशिप के केस में, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्रीमेंट के जरिए एक दूसरे को सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हैं, प्लस एग्जिस्टिंग पार्टनर एक दूसरे से एग्रीमेंट करके डिसिमिलर बिजनेस से भी रोक सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि पार्टनर ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि फुल फोकस सिर्फ इसी बिजनेस में होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को कोई और बिजनेस करने की इजाजत दी तो उससे हमारा करंट बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। तो थ्रू एग्रीमेंट हम किसी भी पार्टनर को सिमिलर बिजनेस से भी रोक सकते हैं और डिसिमिलर बिजनेस से भी रोक सकते हैं। जैसे अगर क्लॉथ पार्टनरशिप फर्म है तो 4 पार्टनर्स हैं, चारों पार्टनर्स एग्रीमेंट कर सकते हैं, हम में से कोई भी पार्टनर इसके अलावा कोई और क्लॉथ बिजनेस नहीं करेगा। ये एग्रीमेंट वैलिड है, रोका जा सकता है। और इसी तरह ये भी एग्रीमेंट किया जा सकता है कि क्लॉथ के अलावा कोई फॉर एग्जांपल दूसरा शुगर का जो बिजनेस है वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर। फर्ज कीजिए हाँ कोई 6-7 लोग हैं, वो आपस में मिलकर पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और एक कॉलेज सेटअप करते हैं, ठीक है। कॉलेज में अब उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया क्या, कि जब तक हम इस कॉलेज में पार्टनरशिप चला रहे हैं, कोई भी पार्टनर किसी दूसरे कॉलेज में जाके नहीं पढ़ाएगा। है ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। कौन सी वाली बात आएगी? ये एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, सिमिलर बिजनेस से रोका जा रहा है। अच्छा, क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो टीचिंग है ना, ये इसमें बड़ा ब्रेन वर्क चाहिए होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक लेक्चर को पढ़ाने के लिए 1 घंटे का पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है, 5 पेपर देखने हैं, सॉल्व करने हैं। तो अच्छी टीचिंग के लिए जरूरी है कि पूरी तरह फोकस होकर यही काम किया जाए। तो जब तक हम पार्टनर हैं, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, चाहे वो टीचिंग के अलावा कोई और काम ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर कोई और काम भी करेंगे फोकस उधर होगा, करंट बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। क्या ये प्रोविजन भी वैलिड है? बिल्कुल ये भी वैलिड है। तो याद रखिएगा कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर में एग्जिस्टिंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या सिखा रहा है वो? एग्जिस्टिंग पार्टनर एक दूसरे से एग्रीमेंट करके सिमिलर बिजनेस करने से भी रोक सकते हैं और डिसिमिलर बिजनेस करने से भी रोक सकते हैं। इसी तरह फर्ज कीजिए कोई एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़ता है, कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ता है, क्या उसको रोका जा सकता है
कि वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा रोका जा सकता है पार्टनर्स का कि फर्ज कीजिए भाई कॉलेज खोला है, लेकिन एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि अगर कोई पार्टनर क्विट करता है पार्टनरशिप को तो वो अगले 3 साल तक इस एरिया में, क्या नाम है इस एरिया का, जौहर टाउन, फॉर क्या है, मॉडल टाउन के इलाके में कोई अपना कॉलेज नहीं स्टार्ट कर सकता। आपके ख्याल में क्या ये पीरियड रीजनेबल है 3 साल का? ये रीजनेबल है? कोई 25 साल का 50 साल का होता तो हम कहते हैं रीजनेबल नहीं है। 2-3 साल का पीरियड रीजनेबल है। क्या आपके ख्याल में लिमिट्स रीजनेबल है? बिल्कुल। तो वो इन एरिया में कोई भी जो आउटगोइंग पार्टनर है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकेगा। ये असल में पार्टनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने इसकी इजाजत दी है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया 2 एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुडविल और दूसरी एग्जाम्पल कौन सी, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। सेल ऑफ गुडविल में कंडीशन समझ आ गई, सिमिलर बिजनेस की, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स की और टिल द टाइम बायर कैरीज ऑन सिमिलर बिजनेस, 3 चीजें। और फिर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, इसमें मैंने आपको 2 केस बताए, एग्जिस्टिंग पार्टनर का अलहदा, आउटगोइंग पार्टनर का अलहदा, ठीक है। और एग्जिस्टिंग पार्टनर में सिमिलर बिजनेस से भी रोका जा सकता है, डिसिमिलर बिजनेस से भी। डिसिमिलर की टर्म समझ आ रही है? और इसी तरह आउटगोइंग पार्टनर के केस में भी रोका जा सकता है आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर बिजनेस करने से, लेकिन यह कंडीशन भी क्या होगी, सिमिलर बिजनेस होगी, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगी और स्पेसिफाइड लिमिट्स के लिए होगी। यानी तकरीबन वही कंडीशन है जो उसने ऊपर बताई है। आउटगोइंग पार्टनर को डिसिमिलर बिजनेस के लिए नहीं रोक सकते, वो डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है क्योंकि उससे हमारे बिजनेस का कोई नुकसान नहीं होगा। सिमिलर बिजनेस से एग्जिस्टिंग पार्टनर को नुकसान हो सकता है। अगर सिमिलर बिजनेस हो और एग्रीमेंट में कह दिया जाए कि पूरी जिंदगी नहीं कर सकते, तो लॉ यहां पे ये कहेगा कि पूरी जिंदगी का जो टाइम पीरियड है ये रीजनेबल नहीं है, हम सिर्फ 3 साल के लिए इसको प्रूव कर रहे हैं, ये सिर्फ 3 साल के लिए बिजनेस नहीं करेगा, 3 साल के बाद दोबारा कर सकता है। तो लॉ इस सिचुएशन में पूरी जिंदगी वाली जो क्लॉज है उसको कैंसिल कर देगा और इसकी जगह पे कौन सी क्लॉज इनफोर्सेबल समझी जाएगी, 3 साल या जो भी वो रीजनेबल पीरियड समझा जाएगा। जी, अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट होता है किसी एम्प्लॉइज के साथ भी कि किसी एम्प्लॉइज को ये कहा, जैसे मैंने तो एग्जांपल आपको पार्टनरशिप की दी ना, पहले हमारे सिलेबस में एम्प्लॉइज की एग्जांपल भी होती थी। उन्होंने कहा जी अगर कोई एम्प्लॉयर, जैसे फॉर एग्जांपल ICAP है, वो किसी एम्प्लॉय को, जैसे उसका कोई टीचर है, उसको ये कहता है कि जब तक आप हमारी एम्प्लॉयमेंट में है आप कोई अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी वैलिड है, लेकिन शर्त यह है कि ये एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, ये बिला वजह एम्प्लॉय को नुकसान देने के लिए ना हो। ठीक है, कोई नुकसान और कोई क्वेश्चन? जी, अब ये हमने एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रेड की एग्जांपल्स को पढ़ लिया। मेरा ख्याल अब आज के लिए इतना काफी है, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, सिर्फ एक कंसेप्ट, जाते जाते सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट, एग्रीमेंट कोलैटरल या कंटिजेंट ऑन वाइड एग्रीमेंट्स आर आल्सो वाइड। ऐसे एग्रीमेंट जो वाइड एग्रीमेंट पे बेस कर रहे होंगे वो एग्रीमेंट भी वाइड हो जाए। आपको याद है एक दफा मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि फर्स्ट टू डू इलीगल थिंग्स देन टू डू लीगल थिंग। तो क्या ये जो बाद वाला कोलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं, जो बाद वाला एग्रीमेंट होता है, बाद वाला एग्रीमेंट शाबाश, अगर पहले वाला एग्रीमेंट वाइड है तो दूसरा एग्रीमेंट भी वाइड। ये जो दूसरा एग्रीमेंट है इसे कहते हैं कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल एग्रीमेंट किसे कहते हैं? ऐसा एग्रीमेंट जो पहले एग्रीमेंट पे बेस कर रहा हो।
अगर पहला एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलैटरल भी वॉइड है, लेकिन अगर पहला वैलिड और दूसरा वॉइड है तो पहला वैलिड होगा तो शाबाश। वो एग्जांपल याद है ना आपको? शाबाश है। अच्छा, ये आपने ध्यान से आज पढ़ के, एक तो आपने क्या करना है, ये एग्जांपल्स पढ़नी है, घर जाके इफेक्ट पढ़ लेना है, और वाइड एग्रीमेंट्स में सिर्फ एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं आपने केस स्टडी कौन कौन सी करनी है, या ऐसा करता हूं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। होम असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन अब रेलिवेंट है, कुछ नहीं है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।